तो हमने आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका बताया था कि एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। ओके ठीक है, अब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बोलिएगा। ये हुआ हेड, ये हुआ टेल, ठीक है। वेक्टर के पास दो चीज होता है, हेड और टेल। तो हमने क्या हुआ था कि अगर दो वेक्टर का टेल को आपस में मिलाएंगे, तो दो वेक्टर का जो टेल आपस में मिलाएंगे, जो सबसे छोटा एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। तो यही तो हमारा कंसेप्ट था। और उसमें क्या आता है, अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है, ये हमारा हेड है और हेड है, अगर हम हेड और हेड को आपस में मिलाते हैं तो हमारा सबसे छोटा एंगल होगा वो कौन सा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम दूसरा वेक्टर को एक्सटेंड करेंगे और ई वेक्टर को इधर एक्सटेंड करेंगे। तो अब दोनों वेक्टर का जब यहाँ पे टेन आ गया, ये भी टेन आ गया, ये भी टेन आ गया, तो ये वो सबसे छोटा एंगल जो होगा उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन टू। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दे हेड, मतलब ये वेक्टर हुआ और ये वेक्टर हुआ, तब दोनों के बीच में जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालेंगे। ये वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का टेन आपस में मिल गया, तो जो सबसे छोटा एंगल हुआ दोनों के बीच में उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो चुका था। तो एडिशन करने का अपना अपना ओरिएंटेशन है। इसमें क्वेश्चन 2 से 3 से 4 प्रकार का पूछा जाता है। वो अलग अलग तरह से अगर पूछेगा तो हमें उसे किस तरह जवाब देना है वो सीखना है, ठीक है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो सिखाते हैं। तो देखो, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। नॉन, ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर है। नॉन किसके तरफ है, जो आई होगा वो एक्स एक्सिस के तरफ होगा, जे होगा जो आपका वाई एक्सिस की तरफ होगा, और के होगा आपका जेड एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है। ये सब यूनिट वेक्टर है एक्स वाई और जेड एक्सिस की तरफ। तो देखो आपके पास क्वेश्चन देगा कि वेक्टर ए जो है 3i प्लस 4j प्लस 5k, और वेक्टर बी का मान दिया हुआ रहेगा 2i प्लस 7j प्लस 5k। ओके, अब आपको पूछे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मान कितना होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान पूछेगा, तब उसके लिए क्या करेंगे, तो सबको जोड़ देंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे। तो आई के साथ कौन कौन सा 3 है, तो 3 प्लस 2, उसके बाद हमारा कौन सा जे कैप है, तो जे कैप में कौन सा होगा 4 प्लस 7, और फिर हमारे पास कौन सा के कैप है, उसमें हमारा क्या है 5 प्लस 5, सिंपल ऐड कर दिए। तो हमारा मान कितना हो गया, 3 2 5, 5i, 7 4 11, 11j, और 5 5 10, 10k। ओके, तो अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा, अगर आपको पूछेगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये कैसे निकालेंगे। तो आपको हमें बताया ना कि अगर कोई वेक्टर ए होगा और उसका मान दिया हुआ होगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तब हमारा इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वेक्टर ए का, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसका रूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारा, 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर
प्लस 10 का स्क्वायर। ओके, तो हमारा कितना हो गया, 5 5 25, 11 11, 121, और 10 का कितना हो जाएगा, 100। तो हमारा कितना हो गया, सबको ऐड कर दो, जितना होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 100 प्लस 121 कितना हुआ, 221, और 221 प्लस 25 कितना हुआ, कितना हुआ, 250 में से कितना कम है, 250 में से 4 घटा दो, 246। ऐड करना सीखे ना सीखे, देखो यहाँ पे 21 में से 25 में से 4 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 100 प्लस 125, 225, और 225 प्लस 25, 250, 250 में 4 हटा दो क्योंकि यहाँ पे 4 कम है, तो 246 हो गया। ये मोटा मोटी हमारी मम्मी भी ऐसी क्वेश्चन करती है। ओके, तो यही रॉकेट साइंस है। तो एक टाइप का जो एडिशन है वो सीख गया, ठीक है। दूसरे टाइप का एडिशन सिखाते हैं। इस टाइप का अगर एडिशन दिया हो रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, नाटक हम समझते हैं। अच्छा, इसी को कंफर्म करने के लिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। वेक्टर ए का मान दिया होगा 3i प्लस 4j, और वेक्टर बी का मान दिया होगा 7i प्लस 7j। अभी एक्टोनियम क्वेश्चन नहीं बना रहे, एक्टोनियम को खाली सीख रहे हैं। अब क्वेश्चन जो बनाएंगे कब, जैसे चैप्टर खत्म होता है तो देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन कितना बनता है। उसके बाद इनका जितना मॉड्यूल का क्वेश्चन है वो सारा बनाएंगे, अभी बस सीखने के प्रोसेस में है। तो यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका मान कितना होगा, दोनों का मान दिया 3i4 दिया, 7i7 दे, इसको ऐड करेंगे कितना होगा हमारा, आई कैप 60 प्लस 3 10, यहाँ पे कितना होगा, जे कैप 60 प्लस 4 11, 10i प्लस 11 से हमारा मान कितना हो गया, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, कितना होगा हमारा 100 प्लस 121, कितना होगा हमारा 200। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, हम सोचते हैं कि इसका जो हम समझते हैं कि इसका क्वेश्चन अगर आएगा कभी तो बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दूसरे टाइप में। अब आते हैं लॉ ऑफ एडिशन, उसके बाद हमको जो है दूसरा टाइप जो एडिशन है वो हम सीख पाएंगे, क्योंकि जब तक हमको लॉ ऑफ एडिशन नहीं आएगा वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अब नया टॉपिक लिखिए, लॉ ऑफ एडिशन। तो ऐड करने का 3 तरीका होता है इसमें, वेक्टर को होता है ऐड करने का 3 तरीका होता है। तो हम वेक्टर ही पढ़ रहे हैं तो पूरा लिखने की जरूरत है क्या, लिख लीजिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में जो सबसे पहला चीज पढ़ना है वो है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा है हमारा पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन। और तीसरा है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो हमारे पास 3 नियम है, ऐड करने का 3 नियम है, ठीक है। तो ये वेक्टर का मतलब होता है, अगर हम आपसे पूछें कि 2 प्लस 3 कितना होगा, तो 2 प्लस 3 कितना होता है, 5। ये आप अलजेब्रा में पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज हम वेक्टर में पढ़ेंगे तो हमारा मान कितना होगा, इन द केस ऑफ वेक्टर
2 प्लस 3 कितना होगा, a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक का सारा रेंज होगा इसमें, ये क्या रखेगा। अगर हमारा कोई वेक्टर a है कोई वेक्टर b है, तो अगर वेक्टर सम करेंगे तो a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक होगा, मतलब 3 में से 2 गया 1 और 2 प्लस 3 5, 1 से लेके 5 तक का सारा वैल्यू होगा वेक्टर a प्लस बी। अब ना ही इसे कम होगा ना ही इसे ज्यादा होगा। ये आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है और इसका मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है। ये आपको पता है कि नहीं पता है सब, जो दोबारा पढ़ रहे हैं हम उनसे पूछ रहे हैं, जो पहले बार पढ़ रहे हैं उनसे क्या पूछना। ओके, तो वेक्टर सम में ये सीखना है कि वेक्टर सम में क्या होता है, 2 प्लस 3 कितना होता है, a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक। और ये बात को नोट करके लिख लीजिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा जाएगा, ऐसा जब क्वेश्चन बनाएगा ना तो उसमें बहुत आएगा। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो और तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में हो, तो सम ऑफ द फर्स्ट टू वेक्टर जो होगा वो तीसरे वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, यही बात को लिख लीजिए और इसको हम समझा देते हैं। क्या लिखना है, इफ टू वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर and another vector is in opposite order, then sum of first two vector is equal to third vector। ओके, तो यह स्टेटमेंट है और इसको हमको याद रखना है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे कि एक वेक्टर ऐसे हुआ, ये हुआ वेक्टर ए वेक्टर का टेल है और ये वेक्टर का हेड है। फिर दूसरा वेक्टर लेते हैं, ये इसका टेल होता है और ये इसका हेड होता है। ठीक है, और जो तीसरा वेक्टर है हमारा इसके अपोजिट ऑर्डर में है, तो यहाँ पे क्या है हमारा हेड है और टेल है। ओके, तो हमने क्या बोला कि टेल हेड और टेल हेड एक तरह का ऑर्डर हो गया हमारा, और यहाँ पे कितना हो गया हमारा हेड और टेल हो गया। ये हमारा दूसरे टाइप का ऑर्डर हो गया, एक हमारा पहला टाइप का ऑर्डर दूसरे टाइप का ऑर्डर। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सेम ऑर्डर में है और वेक्टर सी उल्टे ऑर्डर में है, तो कितना हम लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो कोई दिक्कत, उसी प्रकार से तो इसी का थोड़ा एडवांस लेवल समझते हैं। हमारे पास दिया होगा ये वेक्टर ए, ये दिया रहेगा वेक्टर बी और ये दिया रहेगा वेक्टर सी। तो यहाँ पे हमको क्या चेक करना है, यहाँ पे देखो टेल हुआ, ये हेड हुआ, दूसरे वेक्टर का टेल हुआ, ये हेड हुआ, तीसरे वेक्टर का टेल हुआ और हेड हुआ। तो तीनों वेक्टर दोटा सेम ऑर्डर में है। तो जब तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब इसके बराबर कोई है नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, जीरो। समझ आया कि अगर तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हो जाएगा तो सीधा लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बनता है तो ठीक है। ये हुआ वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर बी, ये हुआ वेक्टर सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा आप ही बताइए। क्या लिखें,
ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, या फिर बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, या फिर ए प्लस सी इज इक्वल टू बी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा फोर्थ, सेकंड, थर्ड में? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। समझ में आ रहा है तो बताइए तब क्या इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी? बी ऑप्शन सही होगा इसका। देखो, टेल हुआ, हेड हुआ, टेल हुआ, हेड हुआ, हेड हुआ, टेल हुआ। तो सी और बी सेम ऑर्डर में है, तो सीधे लिखेंगे सी प्लस बी इज इक्वल टू ए। तो हम समझते हैं कि आपका ट्रायंगल ऑफ एडिशन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत इन द ट्रायंगल ऑफ एडिशन? सर एक बार और समझा। एक बार और समझाएं। ओके, यस। देखो यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर सी को देखो, वेक्टर सी दिख रहा है, तो वेक्टर सी के पास क्या टेल है, फिर इसके पास हेड है। वेक्टर बी का क्या क्या है, टेल है और हेड है। और वेक्टर ए का क्या है, हेड है और टेल है। तो सी और बी क्या है, टेन हेड और टेन हेड सेम ऑर्डर हुआ। और वेक्टर ए जो है कौन सा है, हेड टेन हो गया। अगर एक सेकंड घूमे तो टेन हेड और टेन हेड हुआ, फिर कौन सा हुआ, हेड टेन हुआ। यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंपल सा, वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी सेम ऑर्डर में है, और वेक्टर ए जो है उल्टे ऑर्डर में है। तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी कितना हो गया, वेक्टर ए के बराबर हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा डॉ क्या है हमारा, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं, पोलीगोनल डॉ ऑफ एडिशन पढ़ते हैं, उसके बाद पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। पोलीगोनल डॉ ऑफ एडिशन, क्या हैंडराइटिंग सही लिख रहे है ना, दिख रहा है ना, कि ज्यादा खराब नहीं ना हो गया? यस सर। ठीक है। तो पोलीगोनल डॉ ऑफ एडिशन में क्या था हमारा, पोलीगोनल डॉ ऑफ एडिशन, तो ये क्या एडवांस लेवल ऑफ द ट्रायंगल डॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल डॉ ऑफ एडिशन का ये एडवांस लेवल है। तो अगर हम बात करते हैं, ये वो हमारा वेक्टर ए, इसको मानते हैं वेक्टर बी, ये वो हमारा वेक्टर सी, और ये वो हमारा वेक्टर डी। हमने क्या बोला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और ये वेक्टर डी। तो उसमें ट्रायंगल था, तो एक ट्रायंगल में तीन साइड होता है, तो उसमें सिर्फ तीन ही साइड के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, तीन से ज्यादा, नाम ये पोलीगोन, तो ये इसमें क्या होगा, तीन से ज्यादा वेक्टर होगा हमेशा। ओके, इसमें तीन वेक्टर नहीं होगा, तीन से ज्यादा वेक्टर होगा। और दो चीज हम, दो स्टेटमेंट हम वहां के इंडिकेट है, वो स्टेटमेंट हम यहाँ भी छाप देंगे कि when the more than the two vector are in the same order, then the sum of the all the vector in of the same order is equal to the another order of the vector. ओके, तो दूसरे ऑर्डर का वेक्टर उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, देखो, टेन हुआ, हेड हुआ, टेन हुआ, हेड हुआ, टेन हुआ, हेड हुआ, हेड हुआ और टेन हुआ। ठीक है, तो टेन हेड एक साथ में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी। सिंपल सा। तो इसमें बस तीन से ज्यादा साइड होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा साइड बढ़ा देते हैं, ए बी सी डी ई। हमारे पास क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी और वेक्टर ई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम वो को कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं कहीं कहाँ से ऑर्डर शुरू करें, ए से शुरू करते हैं। तो टेल, हेड, टेल, हेड, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, हेड।
तो टेन हेड कहाँ से है? डी से शुरू है, दिख रहा है, डी ई ए बी। तो डी ई ए बी एक ऑर्डर में है और सी जो आपका उल्टा ऑर्डर में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी ई ए बी, ए किसके बराबर होगा? सी का। डी ई ए बी किसके बराबर हो जाएगा? सी का। यही हमारा हमारा कोनिक गुणन ऑपरेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दो चीज ट्रायंगल ऑपरेशन लिखे तो वही चीज कोनिक गुणन ऑपरेशन लिखेंगे। तो स्टेटमेंट लिखवा देते हैं, वरना बाद में अभी तो समझ में आ गया होगा, बाद में भूल जाइएगा, कहिएगा कि थ्योरी इसमें बताते नहीं सर। व्हेन मोर देन टू साइड is in same order, then vector sum of all sides of same order is equal to opposite side vector. Okay, so it is the statement of the polygonal operation. अब थर्ड हमारा कौन सा है? पैरेललोग्राम ऑपरेशन। तो अगर आप मेरे साथ लिख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं लिख पा रहे हैं तो समझिए, नोट्स मिल जाएगा, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा फिर बाद में, क्योंकि जो ऑफलाइन में दो टीचर आपको बताते होंगे 1.5 घंटा में, उससे हमारे 40 मिनट में कवर हो जाएगा। पोलीगोनल सॉरी पोलीगोनल नहीं, पैरेललोग्राम ऑपरेशन, पैरेललोग्राम ऑपरेशन। ऑफलाइन कोचिंग में इससे ज्यादा एक क्लास में पढ़ाया नहीं होता होगा, जहां तक हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ बैठना है, छापना है। अब पैरेललोग्राम ऑपरेशन क्या है? ये पैरेललोग्राम की तरह काम करेगा। ओके, तो इसमें क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर का टेन आपस में जुड़ा हुआ हो और दोनों वेक्टर में एंगल थीटा हो, तो दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो किस में होगा? दोनों के बीच में होगा। ओके, मैंने क्या कहा कि अगर दो वेक्टर का टेन आपस में ज्वाइन हो तो वेक्टर सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज लाई इन द बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यही हमारा पैरेललोग्राम ऑपरेशन है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? व्हेन टू वेक्टर टेन आर ज्वाइन then vector sum of vector A and vector B lie in between vector A and B। तो ये दोनों क्या होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यही यहाँ पे हमारा और लॉ ऑफ एडिशन खत्म हो गया। ओके, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज कंप्लीटेड, इतना ही नियम है। तो उसको हम आगे खींचे या फिर यहीं पे खत्म करते हैं। अब आता है एडिशन वेक्टर में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? अब आते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है, तो इसमें इसका मान होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है पता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इतना होता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फॉर्मूला कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये कैसे आया बोथ फॉर्स देख लेते हैं। तो देखो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, एक बार में समझ में आना। वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, ओके, और ये तीसरा वेक्टर होता है, ये हमारा वेक्टर सी हुआ। ओके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको देख करके हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। ये हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा, लिख सकते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे होगा हमारा वेक्टर बी, मानते हैं यहाँ पे कोई वेक्टर बी है और ए हुआ हमारा कोई भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो इसके पास दो कंपोनेंट होगा, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, तो आपको पता है कि साइन थीटा का मान कितना होता है? p/h, और cos थीटा का मान कितना होता है? b/h। अब देखो इस अगर ये थीटा होगा तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, और हाइपोटेनस का मान कितना है हमारा? b के बराबर है। तो साइन थीटा का मान कितना लिखेंगे? p/h, p/b, और cos थीटा का मान कितना लिखेंगे? b/ ये कैपिटल B। ओके, ठीक है। तो ये जो हमारा जो P आया, जो परपेंडिकुलर आया, उसका मान कितना हो गया? B sin थीटा, और जो हमारा जो बेस आया उसका मान कितना हो गया? B cos थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर आया B sin थीटा और बेस हुआ हमारा B cos थीटा। तो अल्टीमेटली हमको जो होता है ये हमने सीख समझा, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उतना थोड़ी करना है कि अगर ये हमारा कोई भी हुआ वेक्टर ए और ये हुआ वेक्टर थीटा, सर ये हुआ एंगल थीटा, ये हुआ वेक्टर ए और ये हुआ एंगल थीटा, तो एंगल की तरफ जो उसका कंपोनेंट होगा वो होगा cos थीटा, एंगल की तरफ cos थीटा होगा, और एंगल के जो परपेंडिकुलर होगा उसका मान कितना होगा? a sin थीटा। ओके, तो अगर कोई भी फैक्टर है और वो एंगल थीटा है तो एंगल की तरफ cos थीटा और एंगल के परपेंडिकुलर sin थीटा, बस यही याद रखना है। दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ये हुआ वेक्टर ए, और अगर थीटा यहां से लेंगे तो वर्टिकल से लेंगे, अगर थीटा वर्टिकल से होगा तो ये हो जाएगा आपका a cos थीटा और ये हो जाएगा आपका a sin थीटा। अब देखो, तो ये हुआ वेक्टर ए, वेक्टर सी, तो वेक्टर बी आपका कौन सा है? ये है आपका वेक्टर बी। अब देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कौन सा होगा? अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कौन सा एंगल होगा? इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो देखो जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये होगा हमारा टेन, तो दोनों वेक्टर का जब टेन टेन आपस में मिलाएंगे तो जो सबसे छोटा एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कौन सा हुआ? थीटा हुआ हमारा, ये ना होगा। अब इसका परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, एक हमारा इधर हुआ और एक इधर हुआ, कोई दिक्कत? तो इसको मानते हैं पी क्यू आर, हमारा बड़ा ट्रायंगल का नाम क्या होगा? पी क्यू आर, और जो यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल लेते हैं एस क्यू आर, एक हो गया हमारा पी क्यू आर, एक हुआ एस क्यू आर। अच्छा, तो जो हमारा ये बी हुआ, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा हमारा? बी cos थीटा।
ओके, और ये होगा हमारा 20 sin थीटा, एक हो हमारा बी cos थीटा, एक होगा 20 sin थीटा। तो जब हम ट्रायंगल PQR में आते हैं तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट आपको पता है ना, कि बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है। अगर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होगा तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये तो सभी को पता है, सभी 10th पास किया हुआ है तो इतना तो पता होना चाहिए। तो हमारा बेस में कितना है, हमारा बेस का वैल्यू कितना है, a प्लस बी कॉस थीटा, ये हुआ हमारा बेस। पाइथागोरस थ्योरम, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर, और ये हुआ हमारा हाइपोटेनस। ओके, तो इसका मान कितना होगा हमारा, a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा मान कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पोर्शन है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारा मान कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये सभी को पता है, चाहे हम ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, ये सभी को 10 तक पर ये फॉर्मूला सभी को पता होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमारा कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, तो c का मान कितना हो गया हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट है। अब देखो, अगर ये हुआ वेक्टर ए और ये होगा हमारा वेक्टर बी, तो हमारा वेक्टर सी कौन सा होगा, ये दोनों के बीच में होगा। तो अगर ये पूरा एंगल हमारा थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, तो हम मानते हैं कि वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच में अल्फा होता है और वेक्टर सी और बी के बीच में बीटा होता है, हमने अज्यूम किया। तो अब पूछिए कि एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए कितना होगा और एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर बी कितना होगा, वो हमको चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे देखो, तो ये हुआ हमारा वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर सी, तो ये होगा हमारा अल्फा, लेकिन यहाँ पे बीटा नहीं देख पाएंगे हम। हमको सिर्फ क्या चाहिए, हमको चाहिए वेक्टर ये हुआ अल्फा, तो हमारा बीटा कौन सा होगा, जरा बता दो जरा। ये हुआ वेक्टर सी और ये हुआ वेक्टर बी, तो दोनों का टेन आपस में मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों का टेन आपस में मैच किया कि नहीं किया, तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो ये थोड़ा गिच पिच हो जाएगा, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। ये वेक्टर सी को आगे बढ़ाएंगे और फिर वेक्टर बी को आगे बढ़ाएंगे, वेक्टर सी को आगे बढ़ाएंगे, तब दोनों के बीच में जो सबसे छोटा एंगल होगा उसका बीटा बनेंगे, और बीटा हमारा कितना होगा, शायद ये होगा हमारा, हाँ
इसमें भी यही आएगा, लेकिन उसका वर्णन थोड़ा अलग से निकलेगा। तो हम पहले tan अल्फा की बात करते हैं। tan अल्फा कितना होगा हमारा, p बाई बी। ओके, तो हमारा p कौन सा है, b sin थीटा, और b कौन सा हमारा, a प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमारा tan अल्फा कितना हुआ, b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। तो जिस तरह से हमने tan अल्फा निकाला उस तरह से हम tan बीटा निकाल सकते हैं। और tan बीटा कितना होगा हमारा, तो a कितना था, एंगल बिटवीन सी एंड ए। अब ये क्या है, एंगल बिटवीन सी एंड बी। तो जहां पे b है वहां पे a लिख दो, क्योंकि सारा चीज तो प्रूफ नहीं करते हैं कि अगर हम एक चीज कोई प्रूफ करते हैं तो दूसरा को हम उसी तरह से सिमिलरली इट कैन आल्सो बी प्रूफ